हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 11 कर रहे हैं, चैप्टर 11 कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये आपका शहरी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। बिगनू BA के हैं। ये आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। तो चलिए इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आज हैं हम इस वीडियो में से कवर कर लेते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को विविध रूप क्यों कहा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विविध रूप क्यों कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक देश की एक अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। इस बात से आप परिचित होंगे कि हर एक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। भारत की भी अपनी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। जैसे सभी देशों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्था होती है, उसी तरह से भारत की भी अपनी एक अर्थव्यवस्था है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था के विविध रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत पूंजीवादी व पूर्व पूंजीवादी दोनों ही रूप एक समावेश रहता है, ठीक है। इसमें दोनों रूपों का समावेश रहता है, चाहे वो पूंजीवादी और पूर्व पूंजीवादी, ठीक है, दोनों रूप शामिल होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में एशियाई और सामंतिक पद्धति के तत्व उपस्थित रहते हैं, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं? एशियाई और सामंतिक रूप देखने को मिलते हैं। मार्कस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कहा है कि समाज का विकास इतिहास में आदिकालीन, प्राचीन, सामंतिक, पूंजीवादी और समाजवादी से अंततः समयवादी प्रकार की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है, ठीक है। ये एक तरह से थॉट है जो किसने दिया था, ये वाला थॉट मार्कस का दिया हुआ एक थॉट था। इन्होंने अपने थॉट में बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की अनेकों पद्धतियों का विकास भी निरंतर होता रहा है। इसी का परिणाम है आदिकालीन समाज में सामंतवादी उत्पादन पद्धति विद्यमान थी, ठीक है। इसी के कारण जो था आदिकाल में कैसी पद्धति विद्यमान थी? सामंतवादी, ठीक है। और प्राचीन समाज में दास उत्पादन पद्धति विद्यमान थी, ठीक है। प्राचीन समाज में कैसी थी? दास उत्पादन पद्धति विद्यमान थी। सामंती समाज में भूस्वामियों और खेतीहर श्रमिकों की सामंतिक पद्धति थी और पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी उत्पादन पद्धति है। मार्कस मानते हैं कि ऐतिहासिक विकास में निरंतर परिवर्तन संवादात्मक और भौतिकवाद, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन पद्धतियों में सह अस्तित्व है, ठीक है। यही कारण है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इसकी पद्धति में सह अस्तित्व देखने को मिलता है। और एशियाई और सामंतिक पद्धति के तत्व उपस्थित होने से भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को विविध रूप या बहुसंचालित रूप इसके देखने को मिलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के कैसे रूप देखने को मिलते हैं? यहाँ पर आप ये 2 शब्द याद रखिएगा कि इसके विविध रूप देखने को मिलते हैं और बहुसंचालित रूप भी इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बहुसंरचनात्मक रूप देखने को मिलते हैं और विविध रूप देखने को मिलते हैं। दोनों शब्दों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पूंजीवादी।
कौन है। ठीक है, पूंजीवादी कौन होते हैं, आपको पूंजीवादियों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। पूंजीवादी वे कहलाते हैं जिनका औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय उपक्रमों पर स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। इस लाइन को ऐसे कैसे आप याद रखेंगे, ठीक है, कि पूंजीवादी कौन लोग होते हैं। पूंजीवादी वो लोग होते हैं जो औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय उपक्रमों पर जिनका अपना नियंत्रण और स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, जिनके द्वारा निजी पूंजीवादी वर्ग की आवश्यकताओं को व्यापारिक वित्तीय उपक्रम में बड़े पैमाने पर पूर्ण किया जाता है। पूंजीवादी अपने लाभ को लक्ष्य बनाते हैं, उनका पूर्ण ध्यान अपने लाभ पर केंद्रित होता है। ठीक है, जो पूंजीवादी होते हैं वो अपने फायदे को ही, अपने लाभ को ही लक्ष्य बनाते हैं, उनका पूरा ध्यान अपने फायदे पर ही, अपने लाभ पर ही केंद्रित होता है। इनके द्वारा सरकारी नीति को बनाने और लागू करने में भी अपने प्रभाव का उपभोग करते हैं। ठीक है, जो भी सरकारी नीतियां होती हैं उनको बनाने में, उनको लागू करने में ही इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, यह कह सकते हैं। लाभ के लिए सारे पूंजीपतियों में एकता रहती है, और जितने भी पूंजीपति हैं जब बात लाभ की आती है तो सभी ये एक हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 10th है आपका। शहरी मध्यम वर्ग में कौन से लोग आते हैं। अब शहरी मध्यम वर्ग में कौन से लोग आते हैं, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगी। शहरी मध्यम वर्ग में कौन से लोग आते हैं, तो शहरी मध्यम वर्ग के लोग औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय संस्थानों में कार्य करते हैं। ठीक है, कौन से लोग आते हैं, जो कि शहरी मध्य वर्ग में आते हैं, जो उद्योगों में, व्यापारिक और वित्तीय संस्थाओं में जो कार्य करने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं। इन क्षेत्रों में ये प्रबंधकीय और देख रेख करने वाले पदों पर काम करते हैं। किन पदों पे ये काम करते हैं, प्रबंधकीय पदों पर और देख रेख करने वाले पदों पर ये कार्यरत होते हैं। इस वर्ग के सदस्य व्यवसायों जैसे पत्रकारिता, कानून और प्रशासन आदि में भी कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अलावा बाकी जगहों पर भी कार्य में आप समझ सकते हैं कि वो लोग होते हैं जो कि किसी के अंतर्गत, किसी के अंडर कार्य करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, व्यापारिक उद्योग के विकास और आविर्भाव के साथ कौन से कारण जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो व्यापारिक उद्योग के विकास और आविर्भाव में कई तरह की शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस संदर्भ में एन.आर. सेठी 1984 में इन्होंने, जो सेठी थे, एन.आर. सेठी थे, इन्होंने कुछ कहा है कि शक्तियां मनोवैज्ञानिक कारणों या कारकों को समाविष्ट करती हैं। ठीक है, एक तरह से आप इनका ये थॉट मान सकते हैं, इनका विचार मान सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि जो शक्तियां हैं वो मनोवैज्ञानिक कारकों को समाविष्ट करती हैं। प्रेरणा, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, कौशल और व्यापार से संबंधित अभिवृत्तियां मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो व्यापारिक उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन्होंने इन कारणों को व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है और विकास की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। आर्थिक अवसर तथा राजनैतिक स्थिरता और अनुकूल व्यापारिक वातावरण का मौजूद होना व्यापारिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। समकालीन व्यापारिक प्रणालियों में सामाजिक समूह पर
पड़ने वाला दबाव आदि कारक व्यापारिक समुदायों के आविर्भाव में सहयोग प्रदान करते हैं। उपयुक्त कारक व्यापारिक उद्योगों के विकास और आविर्भाव में महत्वपूर्ण प्रकार से सहयोग करते हुए योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर ये आपका 11वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारत में शहरी अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है प्राचीन भारत में शहरी अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है कि प्राचीन भारत में शहरी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो समाज में आर्थिक व्यवस्था एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में थी, अर्थात भारत में लंबे समय से ही शहरी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग रही है। विकसित शहरी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व प्रसिद्ध रही है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे यहाँ पे कि शहरी सभ्यता में, ठीक है, शहरी सभ्यता के रूप में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये विश्व प्रसिद्ध रही है, ये काफी प्रसिद्ध थी। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई में पता चलता है कि सिंधु घाटी में बहुत से शहरों और कस्बों का विकास हुआ है। ठीक है, पुरातात्विक जब खुदाई की गई है इससे ये पता चला है कि जो सिंधु घाटी थी उसमें बहुत सारे शहर और कस्बों का विकास हुआ था। इसके बारे में जानकारी मिली है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? व्यापार और वाणिज्य, पहला पॉइंट आप हाईलाइट करके ऐसे लिखेंगे, व्यापार और वाणिज्य। इस काल में शहरी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता कृषि व्यवसाय था। ठीक है, इसकी जो मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि व्यवसाय था। व्यापार और वाणिज्य महत्वपूर्ण गतिविधियां, यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियां होती थी जिन पर आर्थिक व्यवस्था आधारित थी और इसी पर इसकी अर्थव्यवस्था भी आधारित थी। प्राचीन भारत में शहरों और कस्बों में आंतरिक व्यापार व्यापारियों द्वारा शहरी उत्पादन और खाद्यान्नों आदि में किया जाता था। भारत का व्यापार रोम, अरब, एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। विदेशी व्यापार के अंतर्गत मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं होती थीं। कला के क्षेत्र में संबंधित वस्तुएं हाथी दांत की वस्तुएं आदि थीं। ठीक है, हाथी दांत की वस्तुओं को आप याद रखें इसमें जो कला के क्षेत्र में थी। कला और शिल्प, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कला और शिल्प। इस काल में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कला व शिल्प व्यवसायों में कार्य किया जाता था। इसमें बढ़ई, चमार, हाथीदांत के कारीगर, बुनकर, चित्रकार इत्यादि सम्मिलित थे। ठीक है, ये लोग यहाँ पर अपनी मुख्य भूमिका में थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है श्रेणी व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी व्यवस्था भी थी इसमें। इसके अंतर्गत शहरी शिल्पकारों और व्यापारियों के शिल्प कला और व्यापार को श्रेणीबद्ध किया हुआ था। कुम्हार, बुनकर, हाथीदांत के कारीगरों की श्रेणियां थीं। इनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था। ये श्रेणियां संगठन और जन समूह के विचारों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थीं। अधिकांश कारीगर श्रेणियों में मिल जाते थे। श्रेणियों के कार्य इस प्रकार थे। अब श्रेणियों के कार्य किस प्रकार थे याद देख लीजिए, पॉइंट भी दिया गया है। पहला है काम के नियम। काम के नियम क्या क्या थे यहाँ पे? निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके दामों को निर्धारित करती थी। ठीक है, काम के नियम थे कि उनकी जो वस्तुएं थी उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनके दाम निर्धारित किए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कारीगर एवं ग्राहक दोनों की सुविधा बनी रहती थी। नेक्स्ट, उत्पादित वस्तुओं का
मूल्य भी इन्हीं श्रेणियों द्वारा निर्धारित किया जाता था। अपने मुखिया जिसे भोजक कहा जाता था, जो मुखिया इनका होता था उसे क्या कहते थे? भोजक कहते थे, के अनुसार कार्य करती थी। श्रेणियां महाजन, पूंजीपति। श्रेणियां क्या क्या थी? महाजन, पूंजीपति, न्यासी के रूप में भी काम करती थी। लोग श्रेणियों के पास धन जमा करते थे और बदले में ब्याज लेते थे। नेक्स्ट इसमें 4th पॉइंट दिया गया है, प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग। ठीक है, प्राचीन भारत में सामाजिक वर्ग कैसा था? यह काल सामाजिक, ये जो काल था, समय था, काल का मतलब समय होता है, यह काल सामाजिक वर्ग के अंतर्गत 2 वर्गों की ओर संकेत करता है। पहला राजा और दूसरा और शहरी जनसंख्या के समृद्ध वर्ग तथा दूसरा दास वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा था? राजा और शहरी जनसंख्या का जो समृद्ध वर्ग था, ठीक है, जो धनी वर्ग था, और दूसरा था दास वर्ग, जो कार्य करने वाले थे, इनके अंडर में जो दास टाइप के लोग थे। पहले वर्ग के लोग वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जो पहले वर्ग के लोग थे वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे? वो वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, मतलब बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, भोग विलास वाला जीवन व्यतीत करते थे और अपनी सुख सुविधाओं के लिए सेवक रखते थे। ठीक है, दूसरे वर्ग के अंतर्गत कारीगर, मजदूर, सेवक और दास आते थे, जिनके द्वारा विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी और उनका स्वयं का जीवन कष्ट में व्यतीत होता था। ठीक है, जो कार्य करने वाले थे, सेवक थे, जो दास थे, उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी जीवन उनका हुआ करता था। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं में प्राचीनकालीन अर्थव्यवस्था का दर्शन देखने को मिलता है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया हुआ है, इसको देख लेते हैं, फिर ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। स्वतंत्रता के पश्चात शहरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शहरी सामाजिक वर्गों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी गई है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद शहरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में शहरी सामाजिक वर्ग के बारे में आपको बताना है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिकीकरण के बढ़ने के साथ साथ शहरी जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और आर्थिक दृष्टि से समाज में वर्गों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार समाज में 3 प्रमुख सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद 3 वर्ग उभर कर सामने आए हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है पूंजीवादी वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है? पूंजीवादी वर्ग। भारतीय समाज में पूंजीवादी वर्ग मुख्य था। ठीक है, भारत के अंदर जो पूंजीवादी वर्ग है वो मेन है। इस प्रमुख उद्देश्य लाभ को प्राप्त करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ प्राप्त करना होता है। ठीक है, जो पूंजीवादी वर्ग है ये लाभ के लिए कार्य करते हैं, चाहे उसमें किसी और को कष्ट क्यों ना पहुंचे। ठीक है, चाहे भले ही किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, लेकिन ये अपना कार्य लाभ के लिए ही करेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, इनकी कुछ खासियत हैं, वो कैसे हैं? पूंजीवादियों का औद्योगिक, व्यापारिक और वित्तीय उपक्रमों पर स्वामित्व और नियंत्रण है। इन चीजों पर इनका नियंत्रण रहता है। दूसरा, पूंजीवादी मजदूरों का शोषण करते हैं। ठीक है, जो पूंजीवादी होते हैं मजदूरों का शोषण करते हैं। नेक्स्ट है, ये अपने हितों की रक्षा के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग करते हैं, जैसे वाणिज्य और उद्योग मंडल, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है, इन सारी चीजों का उपयोग भी ये करते हैं अपने लाभ के लिए। नेक्स्ट है, ये अपने फायदे के लिए सरकारी नीतियों को बनाने व लागू करने में भी अपने प्रभाव का प्रयोग तक करते हैं।
ठीक है। ये सरकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है शहरी श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट कौन सा आता है? शहरी श्रमिक वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत वेतनभोगी मजदूर और स्वयं रोजगार श्रमिक आते हैं। ठीक है। शहरी श्रमिक वर्ग में कौन आते हैं? वेतनभोगी। ठीक है, जो किसी के नौकरी करते हैं, आप ये कह सकते हैं। वेतनभोगी मजदूर आते हैं और स्वयं रोजगार, जो खुद का अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, वो लोग आते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? यह वर्ग गरीब व बड़े पैमाने पर असंगठित होता है। ठीक है, ये वर्ग एक तो गरीब होता है और ये असंगठित होते हैं, इनका कोई संगठन नहीं होता है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसे शोषण वर्ग कहा जा सकता है। इसे भी आप शोषित वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, ये शोषित वर्ग के अंदर आते हैं क्योंकि इनके अंदर स्त्रियों व बच्चों का अधिक शोषण होता है। इस वर्ग में क्या होता है? जो इनकी स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका और बच्चों का यहाँ पे शोषण होता है। उन्हें पुरुष कारीगरों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट है इसमें अनेक संगठित क्षेत्र के मजदूर संघ श्रमिक वर्गों की एकता में बाधा डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों की आय में विषमता पाई जाती है। जो मजदूरों की आय होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, इनमें परंपरागत विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट है शहरी मध्यम वर्ग। ठीक है, जो शहरी मध्यम वर्ग कौन सा होता है? नेक्स्ट थर्ड में आप डालेंगे हेडिंग करके शहरी मध्यम वर्ग। तो स्वतंत्रता के पश्चात मध्यम वर्ग का उदय बहुत ही तेजी से हुआ है। यह एक प्रकार का शिक्षित और शोषित वर्ग है। ठीक है, शहरी मध्यम वर्ग में कौन सा वर्ग आता है? शिक्षित और शोषित वर्ग आता है। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो शोषित हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इस वर्ग के सदस्य व्यवसायों जैसे शिक्षण, पत्रकारिता, कानून व प्रशासन आदि में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लोगों द्वारा व्यापार और वाणिज्य में भी प्रबंधकीय पदों पर काम करते हैं। इस वर्ग के लोगों को जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह वर्ग सामाजिक तौर पर असंगठित होता है। ठीक है, इस वर्ग में भी संगठन देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार ये तीनों वर्ग थे जिसको कि आपने यहाँ पे देखा है कि आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद किस तरह से ये तीन वर्गों में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पश्चात जो हम आर्थिक वर्ग देख सकते हैं, शहरी आर्थिक वर्ग 3 वर्गों में विभाजित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने डेट शीट डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, इग्नू की वेबसाइट पर दी हुई है। अगर कोई दिक्कत है, नहीं होती है तो मुझे बताइए, मैं आपको वीडियो में बता दूँगी कैसे आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।